Hello students, welcome to K2 Institute. So today we will be starting the new topic of chapter number 3rd, class 12 polity, which is talking about the India and Pakistan relation. So we all know कि India और पाकिस्तान के बीच में starting से ही 1947 के बाद से ही there have been different conflicts. Be it your territorial dispute regarding the Kashmir और जितने भी आपके issues हैं, right? तो हम लोग इस chapter के अंदर पूरा डिटेल में कश्मीर वाला इशू भी अच्छे से कवर करेंगे and other than that हम लोगों ने बांग्लादेश की जब हेल्प करी थी लिबरेशन में तो उसका भी पाकिस्तान के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा वो भी एक बार हम छोटा सा उसका आइडिया लेंगे, राइट? So let's move on to the topic. तो जैसे कि हमने देखा कि हम लोग इस चैप्टर के अंदर अलग अलग नेशंस के बारे में बात कर रहे हैं who are the part of साउथ एशियन कंट्रीज, राइट? हम लोग बात कर रहे हैं कि जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं इंडिपेंडेंस के बाद वहां पर क्या क्या चेंजेस आए, उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स कैसी थी, वो सब हम बात कर रहे हैं। अब तक हम लोग क्या क्या कवर कर चुके हैं? अब तक हम लोग पाकिस्तान की पर्सनल हिस्ट्री को जान चुके हैं। उसके अलावा हम लोगों ने नेपाल के बारे में बात कर लिया है, देन बांग्लादेश, along with that we have also covered about श्रीलंका, राइट? अब हम इस टॉपिक में पर्टिकुलरली बात करने वाले हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस कहते हैं, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मेजरली किन चीजों को लेके इश्यूज रहते हैं, किन चीजों के ऊपर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, राइट? So let us now move from domestic politics and take a look at some of the areas of conflict. तो अब तक हम domestic politics कवर कर चुके हैं सारी नेशन की, बट अब हम लोग बात करेंगे कि किस चीज के ऊपर इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं वो अफेक्ट होते हैं, किस चीज पे आपस में जो कंट्रीज हैं लड़ती हैं। The post-Cold War era has not made the end of conflict and tensions in this region. देखिए पोस्ट कोल्ड वॉर एरा यानी कोल्ड वॉर खत्म हुआ तो वर्ल्ड में तो शांति आ गई थी, वर्ल्ड लेवल पे तो शांति आ गई थी, बट दैट डजंट मीन कि जो आपके रीजनल लेवल है वहां पर भी शांति आ गई थी, ऐसा नहीं था। क्योंकि हम लोगों ने देखा कि कोल्ड वॉर पीरियड के बाद में ही आपके ज्यादातर जो नेशंस हैं, जो साउथ एशियन नेशंस हैं, वहां पर कुछ चीजों को लेकर लड़ाइयां स्टार्ट हो गई थी। We have already noted that the conflicts around the internal democracy or the ethnic differences. हम लोग पिछले अभी भी लेक्चर्स में हम लोगों ने बात करी किस तरीके से पर्टिकुलरली इंटरनल डेमोक्रेसी को लेकर कॉन्फ्लिक्ट चलती थी, कौन सी सरकार रूल करेगी, पावर को लेकर मिलने लड़ाइयां रहती थी, और एक हमने श्रीलंका की बात करी वहां पे एथनिक डिफरेंसेस के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट चला। बट देयर आर आल्सो सम वेरी क्रूशियल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ द इंटरनेशनल नेचर, बट इसके अलावा कुछ इंटरनेशनल नेचर के भी कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। तो गिवन द पोजीशन ऑफ इंडिया इन दिस रीजन मोस्ट ऑफ दीस कॉन्फ्लिक्ट्स इन्वॉल्व इंडिया। और जान के आपको हैरानी होगी, हैरानी तो नहीं बट अफसोस होगा, बट ज्यादातर जो कॉन्फ्लिक्ट है साउथ एशियन कंट्रीज में, जो साउथ एशियन रीजन में वहां जो लड़ाइयां हैं उसमें वन ऑफ द मेजर प्लेयर या फिर जो आपका सेंटर है कॉन्फ्लिक्ट का वो क्या है आपका इंडिया, क्योंकि इंडिया एक इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करता है आपका साउथ एशिया में, तो जाहिर सी बात है जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट होंगे वो इंडिया के साथ ही होंगे। The most salient and overwhelming of these conflicts is of course the one between India and Pakistan. तो जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो एक कॉन्फ्लिक्ट है, जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ओवरवेलमिंग है, so that is between India and Pakistan. Soon after the partition, the two countries got embroiled in the conflict over the fate of Kashmir. देखो मैं आपको छोटी सी हिस्ट्री बताना चाहूंगी यहाँ पे कश्मीर की, सो दैट आपको एक आइडिया हो जाए कि कश्मीर के ऊपर हमारा इतना पाकिस्तान के साथ इशू क्यों होता है। ओके, तो थोड़ा सा हम लोग हिस्ट्री में जाएंगे अभी, प्लीज लिसन इट केयरफुली। ओके, so let's say if this is the map of India, right? हम लोग जानते हैं कि ब्रिटिश पीरियड के टाइम पर इंडिया के अंदर कुछ आपकी ब्रिटिश प्रोविंसेस थी, कुछ आपकी ब्रिटिश प्रोविंसेस थी और कुछ आपके थे प्रिंसली स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट। अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड तो कुछ वहां पर ब्रिटिश प्रोविंसेस थी और कुछ आपकी प्रिंसली स्टेट थी। अब इससे मेरा क्या मतलब है? ब्रिटिश प्रोविंसेस का मतलब था वो एरिया या फिर वो स्टेट जिनको ब्रिटिशर्स डायरेक्टली कंट्रोल करते थे, और प्रिंसली स्टेट का मतलब है वो एरिया जहाँ पे एक किंग का रूल था, एक वहां पे प्रिंस का रूल था, बट अल्टीमेटली जो किंग होता था ना कहीं वो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करता था, सपोर्ट कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि वो ब्रिटिश के बिहाफ पर रूल करता था, ब्रिटिशर्स के बिहाफ पर रूल करता था। देखो सिंपल सी बात ये है कि ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर ट्रेड करने के लिए आए थे, ट्रेड करने के लिए आए थे, तो दे वांटेड द मैक्सिमम आउटपुट, उनको मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए था, मॉनेटरी प्रॉफिट चाहिए था। अब लेट्स से कि आपके पास दो रीजन है, रीजन ए एंड रीजन बी, राइट? अब ए रीजन के अंदर भी एक किंग है और बी में भी एक किंग है। ब्रिटिशर्स ने बोला ए वाले से कि भाई हम आपके एरिया में ट्रेडिंग करेंगे और हम आपको टैक्स नहीं देंगे, फाइन। ए वाले ने बोला ये क्या बात है भाई, आप हमारे एरिया में आए हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो आप टैक्स तो देंगे, मैं आ रहा हूँ। ब्रिटिशर्स ने कहा अच्छा ठीक है, हम जंग लड़ेंगे, वी विल हैव अ वॉर एंड हम आपको कंप्लीटली हरा देंगे और इस एरिया के ऊपर डायरेक्टली हम राजा बन जाएंगे, ठीक है। बी वाले के पास ब्रिटिशर्स आए और क्योंकि बी वाले ने ऑलरेडी ए को देख लिया था, बी वाले ने ऑलरेडी ए को देख लिया था कि उसको तो बिल्कुल राजा की पोजीशन से हटा ही दिया, तो ब्रिटिशर्स बी के पास आए, देन उन्होंने सेम चीज रिपीट करी कि भाई वी वांट टू ट्रेड इन दिस एरिया, हमें कोई रूल करने में इंटरेस्ट नहीं है बट हम लोग टैक्स नहीं देंगे।
बी वाले ने बोला कि अच्छा अच्छा ठीक है आप टैक्स मत दो बट एटलीस्ट मुझे रूल करने दो, बिकॉज उसको ऑलरेडी पता था कि अगर मैं इनको इस चीज की परमिशन नहीं दूंगा तो ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, मुझे हरा के रूल भी खुद ही करना स्टार्ट कर देंगे। तो इट वाज बेटर टू हैव समथिंग देन हैविंग नथिंग। तो ये कुछ आपकी प्रिंसेस स्टेट थी, तो इस तरीके से एग्रीमेंट उनके बीच में हो गया था, ब्रिटिशर्स के बीच में, प्रिंसेस स्टेट के बीच में, कि जो प्रिंस है वो ब्रिटिश के ट्रेड में कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, राइट। तो इस तरीके से आपके कुछ प्रिंसेस स्टेट्स थे और कुछ आपके ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, जहाँ के रूलर्स ने ब्रिटिशर्स को अलाउ नहीं करा ट्रेड करने के लिए, उनकी मनमानी नहीं करनी थी, तो वहां ब्रिटिशर्स ने डायरेक्टली रूल करना स्टार्ट कर दिया। जहां पे प्रिंस ने अग्री कर लिया कि ठीक है आप ट्रेड कर लो बट एटलीस्ट में किंग बने रहने दो, तो वो एरिया आपके प्रिंसली स्टेट्स हो गए। अब बाकी तो हम नहीं बात करेंगे, यहाँ पे वो नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट कश्मीर होगी। तो कश्मीर वाज वन सच प्रिंसली स्टेट। कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट था, मतलब वहां के राजा जो थे उन्होंने ब्रिटिशर्स को ट्रेड वगैरह करने में कोई परेशानी नहीं क्रिएट करी, तो वो प्रिंस थे जो रूल कर रहे थे कश्मीर को। अब टाइम आया पार्टीशन का, तो पार्टीशन के टाइम पे जो कश्मीर के जो प्रिंस थे उनको ऑप्शन मिला कि भाई या तो आप इंडिया को ज्वाइन कर लो पार्टीशन के बाद, या फिर आप क्या कर लो, पाकिस्तान को ज्वाइन कर लो। एक्चुअली जब पार्टीशन हुआ था तो ब्रिटिशर्स ने ये चीज बोली थी कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं दे आर फ्री टू चूज, दे आर फ्री टू चूज कि या तो वो पाकिस्तान के साथ चले जाएं, या वो इंडिया का पार्ट बन जाए, या फिर वो इंडिपेंडेंट अपनी अलग से कंट्री बनाए। तीन ऑप्शन दिए गए थे प्रिंसली स्टेट्स को कि या तो वो पाकिस्तान के साथ मर्ज हो जाए, या वो इंडिया का पार्ट बन जाए, या वो इंडिपेंडेंट अपनी कंट्री बनाए। तो ज्यादातर जो प्रिंसली स्टेट्स थे उन्होंने इंडिया को ज्वाइन कर लिया था, राइट। और जो कुछ थे जैसे हैदराबाद हो गया आपका, या कुछ और रीजन हो गए मणिपुर वगैरह, उनको इंडिया की गवर्नमेंट ने एनेक्स कर लिया था और वो भी हमारे कंट्रोल में आ गए थे। बट पाकिस्तान वाज द ओनली रीजन जिसने इतना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया। पाकिस्तान में एक रूलर थे जो प्रिंस थे, उन्होंने कहा कि ना तो हम पाकिस्तान के साथ ज्वाइन होना चाहते हैं, ना हम इंडिया के साथ ज्वाइन होना चाहते हैं। तो इवेंचुअली जो कश्मीर है वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनना चाहता था, राइट। बट पाकिस्तान ने क्या करा, पाकिस्तान ने कश्मीर के अंदर इन्वेड कर दिया। जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि जो इंडिया है उसने हैदराबाद के अंदर क्या करा था, अपनी आर्मी को लेके इन्वेड किया और हैदराबाद को एनेक्स कर लिया। तो पाकिस्तान को ये लगा कि जब इंडिया वाले हैदराबाद जो कि प्रिंसली स्टेट है वहां पे इन्वेड कर सकते हैं, तो हम कश्मीर में क्यों इन्वेड कर सकते हैं, हम भी कश्मीर के अंदर जाएंगे, इन्वेड करेंगे और कश्मीर को अपना एरिया बनाएंगे, ऐसा पाकिस्तान का प्लान था। बट जब पाकिस्तान की आर्मी कश्मीर में एंटर करी तो जो कश्मीर के किंग थे, ही केम टू आवर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और उनसे उन्होंने हेल्प मांगी कि भाई जो कश्मीर जो पाकिस्तान है उसकी आर्मी ने हम पर अटैक कर दिया है, प्लीज हेल्प अस, हमारी आर्मी इतनी स्ट्रांग नहीं है। जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि भाई व्हाई वी शुड हेल्प यू, तुम तो इंडिया का पार्ट भी नहीं हो, ठीक है, तुम तो प्रिंसली स्टेट हो, तुम इंडिपेंडेंट कंट्री हो अपनी, व्हाई वुड वी हेल्प यू। तो फिर फाइनली डिसाइड हुआ कश्मीर के प्रिंस ने और जवाहरलाल नेहरू के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ। तो हुआ ये कि कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया, बट वो इंडिया का पार्ट बन गया। कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस देते हुए हमने कश्मीर को अपना पार्ट बना लिया, राइट। बट कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो था वो कश्मीर के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था, और हम लोगों ने क्या करा, फिर अपनी आर्मी लेके हम गए और हमने पाकिस्तान की आर्मी को हरा दिया, राइट। तो ये तो हुई फर्स्ट चीज कि पाकिस्तान ने कश्मीर के अंदर इन्वेड किया, यहाँ के किंग ने आके इंडिया से हेल्प मांगी, हमने हेल्प के तौर पे अपनी आर्मी को भेजा और हमने पाकिस्तान को हरा दिया। बट टाइम टू टाइम कश्मीर जो पाकिस्तान है वो अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, तो टाइम टू टाइम पाकिस्तान क्या करता है, कश्मीर के ऊपर अटैक करता रहता है ताकि इंडिया वाले परेशान रहे। और फिर हमने लास्ट अपना पढ़ा ही था कि किस तरीके से एलओसी एक लाइन जब हम लोग यूएन चले गए थे, तो वो हम एक बार यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। आई होप हिस्ट्री आप लोगों को थोड़ी बहुत क्लियर हो गई कि प्रॉब्लम है कहाँ पर, पार्टीशन हुआ तो कश्मीर के ऊपर ही क्यों इतना इशू होता है, राइट। तो दैट वाज द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। अब एक बार हम लोग देख लेते हैं कि पाकिस्तान का क्या इसके अंदर रोल है, राइट। तो यहाँ तक हम लोग कवर कर चुके हैं। द पाकिस्तान गवर्नमेंट क्लेम दैट कश्मीर बिलोंग टू इट। ऑब्वियसली बात है पाकिस्तान गवर्नमेंट क्लेम करेगी कि कश्मीर उनका पार्ट है। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में फ्रीक्वेंट वॉर देखने को मिले कश्मीर के एरिया के ऊपर। 47 और 48 में यही वाला वॉर जो मैंने अभी आपको बताया। देन 1965 में एक और वॉर हुआ, बट सबसे क्या हुआ, कोई चीज सेटल नहीं हो पाई। कॉन्फ्लिक्ट जो थे वो हुए बट एंड में आके कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाया। 1947 और 48 वॉर के अंदर क्या हुआ था, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है resulted in the division of the province into Pakistan occupied Kashmir POK and the Indian province of Jammu and Kashmir divided by the line of control। ये मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में भी कि किस तरीके से ये देखिए कश्मीर वाला पार्ट है, पाकिस्तान आर्मी यहाँ एंटर कर चुकी थी, इंडियन आर्मी ने एंटर करके पाकिस्तान आर्मी को डिफीट करना स्टार्ट कर दिया था। बट इस समय में जवाहरलाल नेहरू ने सोचा कि भाई हम लोग यूनाइटेड नेशन में जाते हैं और वर्ल्ड लेवल पे ये चीज दिखाते हैं कि देखो इंडिया जो है वो पीस लविंग कंट्री है, इट इज नॉट अस हु आर ट्राइंग टू इनिशिएट अ वॉर, इट इज पाकिस्तान जो कि किसी टेरिटरी में घुस के हमें परेशान कर रहा है। तो हम चले गए यूनाइटेड नेशन। अब यूनाइटेड नेशन में फिर सारे वर्ल्ड के जो लीडर्स उन्होंने बैठ के एक सीज फायर डिक्लेयर कर दिया। सीज फायर का मतलब क्या होता है कि भाई जितनी आर्मी तुम्हारी यहाँ तक आ चुकी है पाकिस्तान की रुक जाए, और जितनी इंडियन आर्मी आ चुकी है वो भी रुक जाए। मतलब फर्दर दोनों की आर्मी क्या करेगी, आगे नहीं बढ़ेगी, दोनों रुक जाओ यहीं पे।
और फर्दर कोई जब तक डिसीजन नहीं लिया जाता प्लीज रुके रहो। तो तब से लेके अब तक जो पाकिस्तान आर्मी है वो जितनी इंडिया में एंटर करी थी वो भी वहीं पर है, और इंडियन आर्मी जितनी एंटर करी थी वो भी अभी तक यहीं पर है। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि कश्मीर दो पार्ट में डिवाइड हो गया। दिस पार्ट इज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको हम पीओके बोलते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। एंड ये जो कश्मीर का पार्ट है दिस इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ इंडिया, राइट। तो ये आपका इंडियन प्रोविंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हो गया, दिस पार्ट इंडियन प्रोविंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एंड ये हो गया आपका पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। और ये बीच में आप देख सकते हैं दिस इज द लाइन ऑफ कंट्रोल, जहां पे दोनों कंट्री की क्या है, आर्मी एग्जिस्ट करती है, राइट। In 1971, India won a decisive war against Pakistan, but the Kashmir issue remained unsettled. कारगिल वॉर हुआ था 1971 के अंदर और इंडिया ने बहुत बुरे तरीके से पाकिस्तान को हराया था, बट उसके बावजूद ये जो कश्मीर वाला इशू था वो अनसेटल्ड रह गया। India's conflict with Pakistan is also over the strategic issues like the control of the Siachen Glacier and over the acquisition of the arms. इंडिया और पाकिस्तान का ये कुछ स्ट्रैटेजिक इश्यूज को भी लेकर लड़ाई है, जैसे कौन सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर कंट्रोल करेगा या फिर कौन आर्म्स को एक्वायर करेगा, इस सब के ऊपर भी लड़ाई रहती है। आर्म रेस बहुत कॉमन है। आर्म रेस मतलब कि कौन सी कंट्री के पास ज्यादा पावरफुल वेपन्स होंगे, और दोनों ही कंट्री के बीच में न्यूक्लियर वेपन को लेकर भी रेस लगी थी। तो जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया ने न्यूक्लियर पावर को टेस्ट कर लिया था, तो उसके इमीडिएटली बाद पाकिस्तान को भी लगा कि हमें भी न्यूक्लियर पावर को टेस्ट कर लेना चाहिए and decides to deliver such arms against each other। तो कहीं ना कहीं दोनों कंट्रीज को डर लगा रहता है कि भाई पाकिस्तान वालों ने हम पे अटैक कर दिया तो हमारा क्या होगा, और उन्हें लगता है कि इंडिया वालों ने अटैक कर दिया तो हमारा क्या होगा। तो दोनों कहीं ना कहीं आर्म रेस में बड़े आगे बढ़ चढ़कर पार्ट लेते हैं, और हमेशा ही उनकी कोशिश रहती है कि हम लोग वेपन्स के मामले में दूसरी कंट्री से पीछे ना रह जाए। ये मैंने आपको लास्ट में बताया था किस तरीके से इंडिया ने पोखरान के अंदर अपना न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो टेस्ट था उसको कंडक्ट करा था, कब, तो 1998 के अंदर कंडक्ट किया था। यानी कि इंडिया के पास फाइनली न्यूक्लियर पावर कब आई थी, 1998 के अंदर इंडिया बिकेम द न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर कंट्री बन गया था। पाकिस्तान ने फिर उसके कुछ दिन बाद ही अपने शागाई हिल्स में न्यूक्लियर पावर टेस्ट कर लिया था, क्योंकि इंडिया ने कर लिया तो पाकिस्तान भी करना था ही। Since then, India and Pakistan seem to have built a military relationship in which the possibility of a direct and full-scale war has declined। देखो, जब दोनों कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन आ जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि अब दोनों कंट्रीज क्या है, अपने आप को ना प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करेंगी, जो वॉर्स हैं उनको यूज नहीं करेगी, मतलब जो आर्म्स है उनको यूज नहीं करेगी, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है, इंडिया के पास भी न्यूक्लियर है, अगर पाकिस्तान ने कभी गलती से इंडिया के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक कर दिया तो इंडिया वाले 4 न्यूक्लियर से अटैक करेंगे, अल्टीमेटली पूरा पाकिस्तान खत्म। और पाकिस्तान ने अगर एक भी न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दिया इंडिया पे तो इंडिया भी खत्म, तो इवेंचुअली दोनों खत्म हो जाएंगे। तो ये चीज तो समझते ही हैं ना सब लोग, क्योंकि हिरोशिमा नागासाकी का जो पूरा केस था वो सबने देखा था, अपनी आंखों से देखा है सबने। तो इसलिए न्यूक्लियर पावर जिसके पास होता है तो उस कंट्री से कोई पंगा नहीं लेता। अब दोनों के पास ही है तो अल्टीमेटली दोनों ही फिर लड़ाई नहीं करते हैं। बट बोथ द गवर्नमेंट कंटिन्यू टू बी सस्पिशियस ऑफ ईच अदर, बट कहीं ना कहीं दोनों को ही शक रहता है कि भाई वो अटैक करेगा या फिर अटैक करेंगे। The Indian government has blamed the Pakistan government for using the strategy of low key violence by helping the Kashmiri militants with arms। अब देखो डायरेक्टली तो कोई न्यूक्लियर पावर से अटैक करेगा नहीं, न्यूक्लियर बॉम्ब से अटैक करेगा नहीं, क्योंकि फिर उसका कॉन्सिक्वेंसेस भी झेलने पड़ेंगे। बट जो पाकिस्तान गवर्नमेंट है ना, हमारा ये मानना है इंडियन गवर्नमेंट का कि जो कश्मीर के अंदर जो टेररिस्ट एक्टिविटीज होती हैं, कश्मीर के अंदर जो टेररिस्ट एक्टिविटीज होती हैं वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान गवर्नमेंट है जो उनको सपोर्ट करती है। तो हमारा ऐसा मानना है कि कश्मीर के अंदर जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं वो सारे के सारे पाकिस्तान आर्मी के द्वारा सपोर्ट किए जाते हैं, उनको मनी प्रोटेक्शन सब कहां से मिलती है, पाकिस्तान से मिलती है। The Indian government also believes that Pakistan had aided the Khalistani militants with arms and ammunition during the period of 1985 to 1995। ये आपका वो वाला पीरियड है जिसके अंदर आपके जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है, सिख कम्युनिटी जिसके अंदर आपका भिंडे वाला का रोल आता है, और ऑपरेशन ब्लू स्टार वगैरह आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री के अंदर, तो ऑपरेशन ब्लू स्टार इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो हम लोग कहीं ना कहीं मानते हैं कि जो सिख मिलिटेंट ग्रुप है जो लोग एक इंडिविजुअल कंट्री की डिमांड कर रहे हैं, आपको पता ही होगा भी रिसेंट में भी बहुत चल रहा है कि जो सिख है, सिख पॉपुलेशन है वो चाहती है कि इंडिया में ये जो पार्ट है आपका पंजाब और ये वाला जो एरिया है ये एक अलग कंट्री बन जाए, खालिस्तान। तो वो लोग खालिस्तानी मिलिटेंट ग्रुप हैं जो लोग खालिस्तान कंट्री बनाने की बात करते हैं, तो हमारा कहीं ना कहीं कहना है कि पाकिस्तान इनको भी सपोर्ट करता है। Its spy agency Inter-Service Intelligence (ISI) is alleged to be involved in various anti-Indian campaigns in India's northeast, operating secretly through Bangladesh and Nepal। और हमारा ये भी कहना है कि जो पाकिस्तान की ISI है, जो आपकी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस है पाकिस्तान की, जो स्पाई एजेंसी है, मतलब जो जासूस करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो सारी एक्टिविटीज होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं एंटी इंडिया, मतलब कि नॉर्थ ईस्ट में जो इंडिया के खिलाफ जितने मूवमेंट होते हैं उनको भी कौन ही सपोर्ट कर रहा है, तो पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है। ऐसा हमारा क्लेम है कि कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान है वो बांग्लादेश के अंदर अपने बैठी हुई है और नेपाल में बैठी है, वहां से वो किस चीज को ऑपरेट कर रही है, चूंकि नॉर्थ ईस्ट में होने वाले एंटी इंडियन कैंपेन्स को ऑपरेट कर रही है। द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इन टर्न ब्लेम्स द इंडियन गवर्नमेंट। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया वाले पाकिस्तान गवर्नमेंट के ऊपर ब्लेम लगाते हैं, ब्लेम करते हैं। पाकिस्तान वालों का ये कहना है कि भाई जो इंडियन गवर्नमेंट है और उसकी जो सिक्योरिटी एजेंसी है
वो क्या करती है, सिंध और बालूचिस्तान वाला जो एरिया है वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ठीक है, तो बालूचिस्तान ये आपका जो एरिया है सिंध और बलूचिस्तान, ठीक है, सिंध वाला एरिया आपका दिस पार्ट ये है और बालूचिस्तान आपका ये पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उनका कहना है कि इंडियन गवर्नमेंट अपना इंटरफेरेंस करती है। इंडिया एंड पाकिस्तान इनकी जो प्रॉब्लम्स है वो रिवर को भी लेकर है, जैसे मैंने आपको लास्ट में बताया था इंडस वाटर को लेकर इंडिया पाकिस्तान के बीच में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट रहता है। 1960 तक तो ये था कि फियर्स आर्गुमेंट था कि कौन इंडस का जो पानी है उसको यूज करेगा, बट 1960 के अंदर जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी, ये मैंने आपको लास्ट में बताया था कि इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी, वर्ल्ड बैंक ने इसको मीडिएट किया था, मतलब वर्ल्ड बैंक ने हेल्प करी थी एक ट्रीटी साइन करवाने में दोनों के बीच में, और उसके बाद से फिर दोनों कंट्रीज ने फाइनली डिसाइड करा कि ठीक है 80 और 20% की रेशियो से पानी को यूज करेंगे। आज भी थोड़े बहुत माइनर डिफरेंसेस हैं अबाउट द इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी, पर कहीं ना कहीं देखो ना, जाहिर सी बात है कि इंडस वाटर का जो इंडस का जो पानी है उसका सिर्फ 20% इंडिया को मिलता है, बाकी बचा कुछ 80% पाकिस्तान को मिलता है, जबकि मेजॉरिटी जो रिवर है वो कहाँ से ओरिजिनेट करती है, इंडिया से। तो हमारे पास एक एज है, हमारे पास क्या है, एक एज है। तो जब भी कभी हमारे पाकिस्तान में लड़ाई होती है कुछ होता है तो हम बोलते हैं कि हम इंडस का पानी बंद कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये एक एडवांटेज है। The two countries are not in agreement over the demarcation line in the creek in Run of Kutch. ये जो रन ऑफ कच्छ है आपका, दिस पर्टिकुलर एरिया गुजरात का जो एरिया है आपका, गुजरात का जो एरिया रन ऑफ कच्छ वाला, इसके भी कुछ बॉर्डर को लेकर पाकिस्तान और इंडिया के बीच में आर्गुमेंट्स चलते हैं कि रन ऑफ कच्छ में जो बॉर्डर डिमार्केट हुआ है वो भी गलत है, इसको भी दोबारा से सेटल करना चाहिए। इनफैक्ट जो सी रिसोर्सेज है, ये जो आपके सी रिसोर्सेज है, इनके ऊपर भी कुछ प्रॉब्लम है कि कौन सा कितना पार्ट सी का इंडिया का है, कितना पार्ट चाइना का है। ठीक है, इंडिया एंड पाकिस्तान आर होल्डिंग नेगोशिएशंस ऑन ऑल दीस इश्यूज। तो कहीं ना कहीं इंडिया और पाकिस्तान जो है वो टाइम टू टाइम नेगोशिएट करते हैं, बट लड़ाई तो रहती है छोटे मोटे इश्यूज को लेके। तो ओवरऑल हम लोगों ने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो मेन कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनके रीजन हमने अच्छे से पढ़ लिए। सो फर्स्ट इशू आपका किस चीज को, मतलब अगर हम बात करें इंडिया और पाकिस्तान की, तो मेनली हम लोगों का कश्मीर के ऊपर एक इशू है। कश्मीर से रिलेटेड हमारी लड़ाइयाँ होती हैं। देन हमारी इंडस वाटर के ऊपर लड़ाइयाँ होती हैं। देन हम लोग टेररिज्म के खिलाफ भी बोलते हैं कि जो इंडिया के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटीज होती है उनको भी कौन सपोर्ट करता है, तो आपका कश्मीर सपोर्ट करता है टेररिस्ट एक्टिविटीज, टेररिज्म। ठीक है, टेररिज्म को भी आपका कौन सपोर्ट कर रहा है, तो पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, ऐसा हमारा कहना है। दूसरा ये है कि कुछ रन ऑफ कच्छ में भी बॉर्डर को लेके ही हमारा डिस्प्यूट है किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। सिमिलरली हमारा जो ओशन की जो टेरिटरी है, जो आपका वाटर रिसोर्सेज है, उनको लेके भी हमारा कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा रहता है इनके साथ। सो दीज आर द मेजर पॉइंट्स जिसको लेके इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रिलेशंस खराब है, राइट। सिमिलरली जो आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आपके एंटी इंडियन कैंपेन होते हैं, उसको भी लेके हम कहते हैं कि वहाँ पे पाकिस्तान का मेजर रोल है। So that completes our topic. I hope the topic was easy to understand. Thank you so much for watching.